तो अभी अपन कौन सा पढ़ेंगे भाई? पहला पढ़ते हैं अपन HDI। कौन सा? HDI। ठीक है भाई, HDI पढ़ते हैं। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है। वैसे तो मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद ही पढ़ रहा हूँ। और तुम लोगों को कुछ पढ़ना है तो भाई सर की क्लास ले लो। सिंपल सी बात तो यही है। अब आगे देखते हैं अपन HDI। तो मानव विकास सूचकांक, इसकी अवधारणा 1990 के दशक में आई है। इसको बनाने में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उलक और भारतीय अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन का प्रमुख योगदान है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इसके जारी करता है। जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी, याद रखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक जामितीय माध्य है। जामितीय यानी क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? अब यार मैं भूल गया। ठीक है, जामितीय माध्य है जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगर कोई देश 0 या 0 के आसपास है तो खराब स्थिति में है। ठीक है, और यदि कोई देश 1 या 1 के आसपास है तो बेहतर स्थिति में है। ठीक है, पहला मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में जारी किया गया था, जिसे जापान जिसमें जापान प्रथम स्थान पर था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर होती है। ठीक है, तो 3 इंडिकेटर्स के आधार पर होती है। उसमें पहला जैसे अपन देखें तो पहला होता है स्वस्थ और दीर्घायु जीवन। तो अपन देखते हैं कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ है और कितना दीर्घायु उसका जीवन है। दूसरा होता है ज्ञान नापते हैं हम, और तीसरा नापते हैं हम जीवन जीने का स्तर क्या है। अब जो भी स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन है उसमें भी हम देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा क्या है किसी व्यक्ति की। ठीक है, कितने साल वो जिएगा, तो उसके लिए निकालते हैं हम जीवन प्रत्याशा सूचकांक। फिर ज्ञान को अपन कैसे नापते हैं? ये तो ज्ञान को नापने के लिए अपन दो चीज का यूज करते हैं। एक तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, उपेक्षित वर्ष यानी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और एक होता है शिक्षा के औसत वर्ष यानी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये है, इन दोनों को नापते हैं और उन दोनों को नापने के बाद हम शिक्षा का सूचकांक निकाल देते हैं। तो जीवन जीने के स्तर को मापने के लिए हम क्या नापते हैं? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम निकालते हैं हम। ठीक है, पर कैपिटा नेशनल इनकम निकालते हैं, और फिर उससे हम सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक बनाते हैं। फिर इन दोनों का हम ले लेते हैं HDI, और वो निकालते हैं हम ऐसे। ये फॉर्मूला है, देख लिया। अब आगे देखें तो इसमें 3 मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्था को एक स्केल यानी 0 से 1 के बीच में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान दिया जाता है। ठीक है, और फिर उनको स्थान दे देते हैं और उनको 4 श्रेणी में हम वर्गीकृत कर देते हैं। तो पहले होता है एक तो अति उच्च मानव विकास वाले देश। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा मानव विकास है, तो वो उसकी होती है 0.8 से ऊपर वाले HDI। फिर उच्च मानव विकास वाले जो होते हैं 0.7 से 0.799। ठीक है, और एक होता है फिर मध्य मानव वाले, तो ये होते हैं 0.550 से 0.699। और एक होते हैं निम्न निम्न होते हैं जो 550 से कम है। तो ये याद रखना है अपन को, इम्पोर्टेंट है ये। तो निम्न वाले हो गए 550 से कम, मध्यम हो गए 550 से 699, उच्च हो गया 700 से 799, और अति वाले हो गए 800 से ऊपर। फिर मानव विकास सूचकांक 2024 की एक रिपोर्ट आई है। अब इसमें क्या है? तो इसमें ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक और री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो इसकी जो हेडिंग है वो ये है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक एंड री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। फिर यह सूचकांक 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो है स्विट्जरलैंड की, नॉर्वे की और आइसलैंड की। तो ये है डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है? स्विट्जरलैंड, फिर है नॉर्वे, फिर है आइसलैंड। और अंतिम देश में अगर देखें तो सोमालिया सबसे नीचे है, फिर है दक्षिण सूडान, और फिर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, तो ये हैं। तो टॉप में है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। स्विट्जरलैंड की अंक है 0.967, 0.967। नॉर्वे का है 0.966, और सोमालिया सबसे अंतिम है जिसका अंक है 0.380। और दक्षिण सूडान है यानी साउथ सूडान है, उसका है 0.381। फिर भारत को देखें तो भारत 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पर रहा है, और एक स्थान का सुधार हुआ है हम में। पिछली बार हम 135 पे थे। फिर एचडीआई स्कोर क्या है? एचडीआई भारत का रहा है 0.644, और यहाँ पे भारत मध्य मानव विकास देशों में आता है। अब मध्य मानव वाला देखा था अपन ने 550 से 699 वाला। ठीक है, अब जीवन प्रत्याशा क्या है?
तो हमारी जीवन प्रत्याशा है 67.7 वर्ष। और यहाँ पे स्कूली जो हम एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, तो वो है हमारी 12.6 वर्ष। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, तो 6.6। तो 6.6 और उधर 12.6। ठीक है। फिर भारत की प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा नेशनल इनकम कितनी है, तो 6,951 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इतनी है। 6,951 अमेरिकी डॉलर यानी कि 5.75 लाख, जो 12 महीनों की अवधि में 6.3 की वृद्धि दर्शाती है। फिर वर्ष 1990 में भारत का एचडीआई कितना था, 0.34 था, और 2022 में हो गया 48.4 की वृद्धि के साथ सकारात्मक परिवर्तन हो गया अपने में। क्योंकि अभी कितना हो गया, 0.644, जिसमें कितनी वृद्धि हुई है, 48.4 की। फिर भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों को देखें तो चीन है 75वें स्थान पे, श्रीलंका है 78वें स्थान पे, भूटान है 125वें स्थान पे, बांग्लादेश है 129वें स्थान पे। तो देखो सब अपन से आगे हैं। फिर नेपाल और पाकिस्तान बस हमसे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो नेपाल 146वां और पाकिस्तान 164वां। अब इसके अलावा कुछ और है, तो 2010 से है ना कुछ और सूचकांक भी निकालने जाने चालू कर दिए हैं इसने, किसने, ह्यूमन डेवलपमेंट वालों ने। तो वो 3 इंडेक्स हो रहे हैं, जैसे एक आता है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें भारत के अंक हैं 0.437 और भारत का स्थान है 108। ठीक है। फिर एक निकालते हैं हम इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भारत के अंक है 0.444 और भारत की एचडीआई की तुलना में रैंक इसमें 6% और कम हो जाती है। 6 रैंक कम हो जाती है एचडीआई की तुलना में, क्योंकि जो एचडीआई होता है ना उसी में हम एडजस्ट करते हैं किसको, इनइक्वालिटी को, और फिर हम निकालते हैं इसको। तो 6 रैंक इसमें और कम हो जाती है। फिर लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो भारत के इसमें अंक है 0.852 और ये ग्रुप 5 में आता है भारत लैंगिक विकास सूचकांक में। फिर जीएचआई क्या है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो 1972 में भूटान के चौथे राजा थे जिंगमे वांगचुक, इन्होंने हैप्पीनेस को जीडीपी की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दे दी थी। और फिर जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली में हैप्पीनेस पर 65 क्लॉज 309 खुशहाली हैप्पीनेस टुवर्ड होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट संकल्प लाए थे, हम एक रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, जो फिर 2 अप्रैल 2012 को महासभा के सचिव बान कू मून और भूटान के प्रधानमंत्री जिंगमे थिनले ने सभी देशों से आग्रह किया कि जीडीपी के स्थान पर वैश्विक वैश्विक खुशहाली सूचकांक को विकास के निर्धारक के रूप में अपनाया जाए। ठीक है। अब इसको जारी कौन करता है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करता है यूएनएसडीएसएन और इसका डेटा संग्रहण करता है गैलप इंक कंपनी द्वारा। और इसकी गणना पद्धति क्या है, तो केंद्रीय लेटर सर्वेक्षण के द्वारा हम इसको पद्धति है। फिर इसमें क्या मापा जाता है, तो 6 कारक मापे जाते हैं इसमें। तो एक तो होता है सामाजिक सहयोग क्या है लोगों के बीच में, एक आय क्या है लोगों की, फिर है स्वास्थ्य कैसा है लोगों का, और स्वतंत्रता क्या है, फिर स्वतंत्र उदारता क्या है, और भ्रष्टाचार की उपस्थिति और अनुपस्थिति क्या है। तो 6 कारक कौन कौन से, सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। और पिछले 3 साल के औसत आंकड़ों के आधार पर सूचकांक तैयार किया जाता है ये। ठीक है। अब आगे चलें तो देशों में यहाँ पे 0 से 10 के बीच अंक दिए जाते हैं, और जिसमें सबसे अच्छा जीवन 10 वाले क्या होगा, और 0 सबसे खराब जीवन माना जाता है। फिर 2012 से यह सूचकांक प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को खुशहाली दिवस के आसपास संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है इसको। और फिर शीर्ष 3 देश अभी इसमें कौन से चल रहे हैं जीएचआई में, तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो फन करने वाले भी खुश रहते हैं, डंडा मार के खुश करते थे डेनमार्क, और जिनके पास आइस है वो भी खुश हैं। फिर सबसे कम है खुश जो अफगानिस्तान, लेबनान और लिसोतो। लेबनान कहाँ पर है भाई, लेबनान है इसराइल के ऊपर की साइड। ठीक है ना। फिर शीर्ष 3 एशियाई देश देखें तो सिंगापुर है 30वें पे, फिर ताइवान है और जापान है। तो खुशहाली में सबसे पहले सिंगापुर वाले हैं, फिर ताइवान वाले, फिर जापान वाले। फिर भारत का देखें तो भारत क्या है, भारत 126वें स्थान पे है, और भारत के पॉइंट है कितने, 4.054। ठीक है, 4.054। और 30 वर्ष और उससे कम आयु में भारत 127 स्थान पर है। ठीक है।
पर 60 वर्ष और उससे अधिक आयु में देखें तो भारत 121वें स्थान पे आ जाता है। और भारत अपने पड़ोसी राष्ट्र जैसे चीन की रैंक है 60, नेपाल के 93, पाकिस्तान की भी अच्छी है बोलो 108 और म्यांमार के 118, इन सबसे पिछड़ गया है, तो हम बोलो इन सबसे पीछे हैं, गजब। फिर अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब आता है? 20 मार्च को अपन ने देखा था। 28 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको माना गया था, कब? 28 जून 2012 को। और बस यही है। और एक लाइन और पढ़ लेते हैं कि जो जनरल असेंबली थी उसने 12 जुलाई 2012 के अपने प्रस्ताव कौन से 66 क्लॉज ये 281 में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस घोषित किया था। तो स्वास्थ्य वाली योजनाएं देख लेते हैं, हेल्थ स्कीम। तो पहली है विकास को सशक्त कल्याण के साथ जोड़ना। तो लेह में डैमचो गांव को जुलाई 2022 में अपना पहला नल जल कनेक्शन मिला है। फिर महाराष्ट्र के बुलमगवन के सुदूर आदिवासी गांव को आजादी के 70 साल बाद 2018 में बिजली मिली है। ठीक है, तो ये अपन को एग्जाम्पल याद रख लेने हैं कि भाई यहाँ पे ये हुआ है। फिर आगे चलें तो अपन, तो स्वास्थ्य व्यय कितना है अपना? वार्षिक स्वास्थ्य व्यय में वार्षिक वृद्धि हुई है 5.8 की। ठीक है, और 2023-24 में जीडीपी का कुल स्वास्थ्य व्यय है 1.9%। तो ये अपन को याद रखना है। फिर आगे चलें तो भारत की औसत आयु 28.2 वर्ष है और 18% आबादी 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में आती है। ये भी अपन को याद रखना है। फिर 2013 में डीबीटी शुरुआत के बाद से डीबीटी के माध्यम से 38 लाख करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। इसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से। फिर आगे देखें तो वित्तीय वर्ष 2018 से पारंपरिक वार्षिक बजट के साथ आउटकम बजट भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? आउटकम बजट भी निकाल रहे हैं, याद रखना है अपन को। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। फिर आगे 2020 से नीति आयोग द्वारा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। तो किसने किया है? आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क नीति आयोग ने किया है। ठीक है, फिर आगे चलें तो जम्मू कश्मीर के बारामूला और झारखंड के गुमला जिलों ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित पीएम पुरस्कार जीता। तो किस कौन कौन से जिलों ने जीता है? जम्मू कश्मीर के बारामूला और झारखंड के गुमला ने कौन सा पीएम पुरस्कार 2022 लोक प्रशासन के में अच्छे काम के लिए। ठीक है, फिर बारामूला ने अपनी चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति, खराब मौसम की उरी और बोनियार में प्रसव प्रतीक्षा वार्ड स्थापित किए हैं, जिसमें 20,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ हुआ है। तो उन्होंने क्या किए हैं? बारामूला वालों ने तो क्या किए थे? प्रसव वार्ड स्थापित किए थे गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, और झारखंड के गुमला जिलों ने रागी की खेती को बढ़ावा देकर एनीमिया कुपोषण की समस्या का समाधान किया है। ठीक है, तो इन्होंने झारखंड वालों ने क्या किया? रागी की खेती को बढ़ावा दिया है और यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त भी बनाया है। फिर आगे देखें तो सीएसआर के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है और सीएसआर कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत लागू किया जाता है। और इसमें देखें तो 8 वर्षों में सीएसआर पर 1.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं 2014 से 2022 तक। कितने? 1.53 लाख करोड़। सीएसआर में सर्वाधिक व्यय कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। और सीएसआर में पूरे देश में सर्वाधिक व्यय स्वास्थ्य देखभाल व स्वच्छता क्षेत्र में किया गया है। तो स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में। फिर कुछ स्वास्थ्य की अगर स्कीम देखें तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, तो ये बजट 2018 में आई थी। इसके दो स्तंभ हैं। सबसे पहला तो क्या है? 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ना है। 10 करोड़ परिवारों को तो 5 लाख का कितना स्वास्थ्य बीमा। फिर आगे देखें तो योजना में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में चयनित D1 से D7 के D1 से D7 वंचित श्रेणी के परिवार सम्मिलित होंगे और चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो याद रखना है। फिर इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60-40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिए 90-10 और विधायिका बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%। तो यूटीज में तो 100 है जिनमें विधायिका नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है, और फिर 60-40 है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के लिए कितना है, 90-10। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से पीएमजेवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया है। तो एनएचए है ना, ये क्या काम करेगी, राज्य सरकारों के साथ काम करेगी इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। अब कितने 34.77 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और 49% लाभार्थी महिलाएं हैं, ये याद रखना है। फिर पीएम जन औषधि केंद्र, तो जन औषधि केंद्र जनता को सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ बाजार मूल्य से 50 से 90% सस्ती उपलब्ध कराते हैं, और ये केंद्र रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत काम करते हैं। तो कौन सी के तहत काम कर रहे हैं ये जन औषधि केंद्र, ये पहले तो याद करना है, रसायन व उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अंडर में है, ये चला रहा है, और उनकी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है उसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। फिर जन औषधि योजना, जिसे सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में नवीनीकृत किया गया, का उद्देश्य विशेष रूप से निर्धन वंचितों के लिए किफायती कीमतों पे दवा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, नवंबर 2016 में इस योजना में सुधार किया गया और प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए इसका नाम बदलकर पीएम बीजेपी कर दिया गया। तो नवंबर 2016 में नाम बदल दिया था इसका, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का। फिर पीएम बीजेपी जन औषधि केंद्रों के नाम से जानने वाले इस विशेष आउटलेट के माध्यम से जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्र है। तो ये किस पे है, ये जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने पे केंद्र है। ये स्टोर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी कम कीमत पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे जेब खर्च कम हो जाता है। पीएम बीजेपी स्टोर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली जेनरिक दवाएं गुणवत्ता प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के समान है। और एम्स देवघर में एक 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, एम्स देवघर में। फिर अमृत, तो अमृत क्या है, उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण। तो गंभीर इलाज जैसे कैंसर, हृदय रोग के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना, ताकि जरूरतमंद की स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से अधिक अमृत फार्मेसी चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर आयुष्मान भव योजना, तो ये क्या है, ये सितंबर 2023 में चलाई थी, और प्रत्येक गांव कस्बे में चयनित समाज सेवाओं को उपलब्ध कराना। तो प्रत्येक गांव कस्बे में चयनित समाज सेवाओं को उपलब्ध कराना, नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करना, फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, और वंचित आबादी तक इसकी पहुंच एवं सामर्थ्य को सुदृढ़ करना है। यह अभियान स्वास्थ्य देखभाल तथा पहुंच में वृद्धि करने के लिए भारत के डिजिटल समावेश प्रयासों का लाभ उठाते हुए प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं व बीमारियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। फिर सेवा पखवाड़ा के दौरान आयुष्मान भव, कौन सा, आयुष्मान भव अभियान को पूरे देश और पूरे समाज के दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने वर्चुअली आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल लॉन्च किया। किसने, राष्ट्रपति ने किया था, आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल। फिर आगे चलें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021, तो ये 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया। मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी। इस मिशन के अंतर्गत 5 सालों के लिए 1600 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है, और एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र इसका बनाना है। उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच करने में मदद करना, पहुंचने में। ठीक है, फिर क्रियान्वयन एजेंसी कौन है इसका, तो वही है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। फिर इसमें पायलट परियोजना 6 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चरण रूप से लागू की गई थी। मिशन की विशेषताएं क्या है, स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, पेशेवर रजिस्ट्री और आयुष्मान भारत डिजिटल सैंडबॉक्स बनाना।
फिर ई संजीवनी क्या है? तो ये टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करता है। ई संजीवनी देश के डॉक्टरों को मध्य टेलीमेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक प्रत्यक्ष परामर्श का विकल्प प्रदान करता है। फिर ई संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से 45,000 से अधिक आभा संख्या जारी की गई है। और ई संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग है, याद रखना है। फिर इसके दो कार्य क्षेत्र हैं। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण, तो ये टेली परामर्श के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र को कम करता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ई लाभार्थियों का समुचित लाभ सुनिश्चित करता है। फिर आगे चले तो यह कार्य क्षेत्र हब एंड स्पोक मॉडल पे कार्य करता है। किस पे? हब एंड स्पोक मॉडल पे। फिर राज्य स्तर पर स्थापित एचडब्ल्यूसी स्पोक के रूप में कार्य करते हैं और आंचलिक स्तर पर एमबीबीएस स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को शामिल करते करते हुए समन्वित किए जाते हैं। ठीक है, तो आंचलिक स्तर पे तो कौन होते हैं? एमबीबीएस और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और स्पोक पे कौन होते हैं? एचडब्ल्यूसी। ठीक है, हेल्थ वेलनेस सेंटर है ना जो। फिर ई संजीवनी ओपीडी, तो ये क्या है? ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिक को शामिल करता है। स्मार्ट लैपटॉप के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है जिससे डॉक्टर के परामर्श को रोगी के निवास स्थान की परवाह किए बिना कहीं भी सुलभ बनाया जा सके। फिर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये वर्ष 1982 में शुरू किया गया था और वर्ष 2003 में पुनर्गठित किया गया कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना और चिकित्सा संस्थाओं में मनोरोगों संबंधी विभागों को उन्नत करना है। ठीक है, फिर है अतिरिक्त वर्ष 1996 से इसके अतिरिक्त 1996 से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ने 716 जिलों में सक्रिय प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने और मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिलों को केंद्रीय नीति प्रदान करता है। फिर डीएमएचपी सामुदायिक स्वास्थ्य और एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बाह्य रोगी सेवाएं, परामर्श, मनोसामाजिक हस्तक्षेप एवं गंभीर मानसिक विकारों के लिए सहायता प्रदान करता है। फिर है राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये क्या है? ये टोल फ्री नंबर है जिसमें इसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य परामर्शकर्ता सार्वभौमिक पहुंच करता है। ठीक है, और अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान निमहंस बेंगलुरु राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च केंद्र है जो पूरे भारत में टेली मानस की गतिविधियों पर समन्वय करता है। 20 से अधिक भाषाओं में 1600 से अधिक प्रशिक्षित परामर्शदाता और 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो किशोर जनसंख्या का समग्र विकास पर बात करता है ये। और ये किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षकों समुदाय को शामिल करते हुए परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। फिर मनोदर्पण, 21 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोविड-19 के मद्देनजर मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल शुरू की। इस पहल के भाग के रूप में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर मनोदर्पण का एक विशेष वेब पेज तथा मनोदर्पण पर एक हैंडबुक और एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर भी लॉन्च की। फिर आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम, तो ये किसका है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया था और इसका उद्देश्य था बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी देना, बच्चों के भी स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना, कुपोषित और अनीमिया से पीड़ित बच्चों की पहचान करना और रोगों का जल्द से पता लगाना और उनका इलाज करना। फिर स्कूलों में सुरक्षित पेयजल को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग और ध्यान को बढ़ावा देना। फिर कार्यक्रम के द्वितीय चरण में 2024-25 से बीकानेर सहित 12 जिलों का चयन किया गया। यह कार्यक्रम 11 थीम पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों में स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा कर बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना है। इसके तहत जिले के सभी विद्यालयों में 2-2 शिक्षकों को, एक को महिला और एक पुरुष को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाएगा। तो कौन सा है ये? आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम। फिर है अगला आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन।
तो प्रधानमंत्री ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अवसंरचना योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। यह देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। लागू होगी 2021 से 2026। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेगा और देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करेगा। इसके माध्यम से देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के रूप के माध्यम से क्रिटिकल सेवाएं उपलब्ध होंगी, जबकि शेष जिलों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो 5 लाख में तो क्या होगा, क्रिटिकल सेवाएं, और बाकी में क्या होगा, और मतलब 5 लाख से अधिक आबादी वालों में तो क्रिटिकल सेवाओं के लिए करेंगे और बाकी में क्या करेंगे, रेफर। ठीक है। फिर इस योजना के अंतर्गत एक स्वास्थ्य पहल के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान वायरोलॉजी हेतु 4 नए राष्ट्रीय संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में WHO का एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशालाएं और रोग नियंत्रण के लिए 5 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर आगे चलें तो अगला है लक्ष्य, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता सुधार के लिए इसके चालू किया लक्ष्य, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के आसपास देखभाल से जुड़ी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु दर, रोगाणुतर मृत जन्म को कम करना है, सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना है। ठीक है। फिर है एक अनमोल लाइन, अनमोल सॉरी क्या है ये, अनमोल। तो ये क्या है, अनमोल एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो एनएनएम फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सशक्त बनाता है अपने प्रतिदिन के काम को कुशलता से करना, प्रभावी रूप से रिकॉर्ड सेवा दर्ज करने और अद्यतन करने के द्वारा वास्तविक समय के आधार पर लाभार्थी चयन में मदद देता है। अनमोल एएनएम के लिए जॉब कार्ड के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, जॉब कार्ड के रूप में। फिर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आ गया। अब तो ये कब निकाला है, 2010 में। और कौन निकालता है, ऑक्सफर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से। तो कौन कौन, ओपीएचआई ऑक्सफर्ड निर्धनता एंड मानव विकास पहल, ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी, इन दोनों निकालते हैं। फिर इसके 10 मानक हैं। स्वास्थ्य पे लिए हैं इन्होंने, 2 चीजों को नापते हैं स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए 2 चीजों को, और जीवन निर्वाह में 6 चीजों को नापते हैं। तो स्वास्थ्य में नापते हैं शिशु मृत्यु दर और कुपोषण, शिक्षा में नापते हैं नामांकित शिशु और मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग, औसत शिक्षक वर्ष, जीवन निर्वाह में नापते हैं संपत्ति क्या है, ईंधन क्या है, आवास कैसा है, विद्युत आर्य नियारी आपूर्ति और शौचालय। तो क्या क्या, संपत्ति, ईंधन, आवास, विद्युत आपूर्ति, शौचालय। अब 2023 का सूचकांक आया, इसको देखें तो 2019 से 21 के लिए भारत का कुल मूल्य है 0.069 एवं इसका 16.4% है। फिर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2005-6 से 19-21 तक सिर्फ 15 वर्षों के भीतर 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं भारत में। कितने, 415 मिलियन। तो भारत का कुल मूल्य क्या है एमपीआई का, 0.069। फिर भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। तो 15 साल में कितने आ गए, 415 बाहर आ गए, पर अभी भी कितने हैं, 230 मिलियन। फिर गरीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति, भारत कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम सहित 25 देशों में से एक है जिनमें 15 वर्षों के भीतर अपने एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। तो भारत ने आधा कर दिया 15, ठीक है, 15 साल में। फिर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। अब राष्ट्रीय आ गई तो नीति आयोग एमपीआई के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है बहुआयामी गरीबी को संबोधित करने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की निगरानी हेतु एक स्वदेशी सूचकांक के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। फिर भारत में एमपीआई के तीन समान महत्व वाले आयाम है, वही स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन का स्तर क्या है। पर इसमें संकेत अपने 12 हैं। ठीक है, अब 12 संकेत हो गए इसमें,
और इसमें सूचकांक को विकसित करने के लिए उल्की रे फोस्टर पद्धति को अपनाया गया है। और हेड काउंट अनुपात बहुआयामी गरीबी के प्रसार को मापता है, जबकि वंचना स्कोर बहुआयामी गरीबी की तीव्रता को नापता है। और अपने 12 जो वो हैं कौन से संकेतक उनको देखें, तो इसमें जो पहले वाले में था कौन कौन से थे, पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर थी, उसमें मातृ स्वास्थ्य भी आ गया। फिर स्कूल वाले में तो वही स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं और मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग है। पर उसके बाद जो लाइफ वाली थी उसमें देखें तो रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति तो वही है, पर एक बैंक खाता और आ गया। तो दो अलग कौन कौन से, एक तो मातृ स्वास्थ्य आ गया और एक आ गया बैंक खाते। फिर भारत में बहुआयामी गरीबी संख्या कितनी है, तो 2019-21 में कितनी थी, 14.96%, लगभग 15%, 14.96, जो जिसमें 9.89 अंकों की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। तो अपनी कितनी हो गई है, 14.96। और वो कैसे हुई है, कब हुई है, उसमें गिरावट होने के बाद हुई है। कितनी गिरावट हुई है, 9.89% गिरावट होने के बाद 14.96 हो गई है। एमपीआई का मूल्य अपना कितना है, 0.066, 0.066। और यहाँ पे कितना था अपना, 0.069। फिर गरीबी से बाहर कितने लोग आ गए, 135 मिलियन और 13.5 करोड़। और गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तीव्रतम गति कितनी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तीव्रतम गति से 32.59 से गिरकर 19.28% हो गई। तो 32.59 से गिरकर कितनी हो गई, 19.28। ठीक है। और भारत में 2030 के निर्धारित समय से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करने का लक्ष्य हासिल करने का पथ पर अग्रसर है भारत। ठीक है, तो इसको हमने बहुत पहले हासिल कर लिया। फिर गरीबी, सबसे ज्यादा गरीबी अपने बिहार में है और सबसे कम गरीबी केरल में है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, कितनी, 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए हैं, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान, जिसके बाद बिहार आता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आता है, फिर राजस्थान आता है। सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ कहाँ पे हुई है, पहले हुई है यूपी में, फिर बिहार में, फिर आता है एमपी, फिर आता है उड़ीसा और फिर आता है राजस्थान। बहुआयामी गरीबी में रहने वाले 10% से कम लोगों वाले राज्यों की संख्या 2016 में 7 थी, वो बढ़कर अब 14 हो गई। तो ऐसे ऐसे राज्य कितने हैं जिनमें 10% से भी कम लोग गरीब हैं, तो वो है 14 राज्य हैं। राजस्थान में बहुआयामी गरीबी कितनी है, 15.31%। फिर राज्यों में राजस्थान का स्थान है 19वां, तो राजस्थान वो उनमें नहीं है जिनमें 10% है, राजस्थान में तो कितनी है, 15.31। फिर राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी है प्रतापगढ़ में और सबसे कम गरीबी है कोटा में। सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है, उदयपुर में।